कोशिश करें झूठ का सहारा लेकर वक्ती खुशी को छोड़कर सच बोलें। रुबल काली डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहलाता है। ये जो अंडे महंगे, मुर्गी महंगी, वो आप जिम्मेदार नहीं? हम जिम्मेदार नहीं। अच्छा। हम रेट रिपोर्ट करते हैं कि ये आज ये बिका। जो हमारे इदारे हैं वो काम रोकने के लिए, वो चीजें जो जिस्म के लिए बहुत अनहेल्दी हैं, उसका रुझान बच्चों का ज्यादा हो जाता है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलामु अलैकुम जनाब, दुनिया बोल है में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और आज बड़ा एक अहम दिन और बड़ा एक अहम मामला है, क्योंकि आज पॉलिटिकली कुछ चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें डिसाइड होने अब फाइनली जा रही हैं पाकिस्तान में। तो आज इस पे भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको मालूम है कि प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं, कोट ऑफ द डे, जिससे आप पूरा दिन सोचें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो कोट ऑफ द डे में आज बात यह है कि नफ़रत फैलाकर लोगों के दिल जीतना बहुत आसान है, लेकिन सच सुनाकर लोगों के जहन जीतना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कोशिश करें झूठ का सहारा लेकर वक्ती खुशी को छोड़कर सच बोलें और हकीकी खुशी के साथ जिएं। इसी अच्छी बात के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और अच्छी बात के बाद जो खबर है वो बड़ी खबर होती है हमारी दुनिया बोल है में। तो बड़ी खबर की जानिब अब बढ़ेंगे। 145 सियासी जमातों और 177 उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसील आरओ को भिजवा दी। नून लीग का शेर, पीपीपी का तीर और एमक्यूएम को पतंग अलॉट। पीटीआई समेत 16 जमातों के इंतखाबी निशान रोक लिए गए। मुल्क में कड़ाके की सर्दी ने सस्ते प्रोटीन के हुसूल को भी गरीब से दूर कर दिया। 45 साल तारीखी इजाफे ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अंडे 400 रुपए दर्जन में फरोख्त। आखिर वजूहात क्या हैं, प्रोग्राम में बात करेंगे। कैंगरूज के बाद कीवी से शाहीनों का नया इम्तहान। कौमी टीम के ऑकलैंड में डेरे। प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग के खामियों पर काबू पाने के जतन। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा। और हिंदुस्तानी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी नौजवान की एंट्री। समी सारंग ने हिंदुस्तानी फिल्म रास्ता में काम करके मद्दाहों का दिल जीत लिया। सहरा में बका की जंग का किरदार अदा करने वाले समी सारंग आज होंगे हमारे मेहमान। तो जनाब ये हैं आज की बड़ी खबरें, और बड़ी खबरों में आज हम तज्ज़िये भी जानेंगे, हालात भी जानेंगे और हमारे मेहमान भी आज अपने जो तजुर्बात हैं वो भी हमसे शेयर करेंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग है उसके बड़े असरात होते हैं। बार बार लोग देखते हैं कि आज क्या ट्रेंड कर रहा है, आज कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया से हटके सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती हैं। और अब सोशल मीडिया ट्रेंडिंग की बात करेंगे। तो सोशल मीडिया में पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड टॉप ट्रेंड में शामिल है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में पहुंच चुकी है और वहां उन्होंने भरपूर प्रैक्टिस सेशन भी किया। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाए जाने के बाद ये उनकी कप्तानी की पहली सीरीज़ होगी और नायब कप्तानी का तजुर्बा रिजवान से किया जा रहा है। ट्रेंड में सार्फिन कौमी टीम की T20 सीरीज़ में जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं, जबकि टॉप ट्रेंड में अब तक हज़ारों सार्फिन अपनी राय का इजहार भी कर चुके हैं। तो जनाब ये है अब सोशल मीडिया पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मामलात। और अब अगले ट्रेंड की बात करेंगे तो वो है मौसम की सूरत हाल। वेदर ट्रेंड कर रहा है, मौसम की सूरत हाल भी सोशल मीडिया एक्स पर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। मुल्क में कड़ाके की सर्दी का राज बरकरार है। वाला इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ और वादियाँ सफ़ेदी में छुप गई हैं। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। ट्रेंड में सार्फिन सर्द मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आ रहे हैं, जबकि सयाह बर्फबारी को एंजॉय करते हुए अपनी वीडियोज़ भी शेयर कर रहे हैं। ट्रेंड में अब तक हज़ारों सार्फिन अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। तो जनाब एक तरफ सर्द मौसम है और एक तरफ न्यूजीलैंड के अंदर गर्म मौसम है। पाकिस्तान अपना खेल जो है वो जारी व सारी रखेगा T20 के लिए।
बहरहाल, लेकिन वो खेल के मैदान से अब सियासी मैदान की जानिब आएंगे तो सियासी मैदान में खबरें बड़ी गर्म हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ के लिए बतौर वज़ीर आज़म अपना वोट देने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वज़ीर आज़म की नशिस्त पर अब मियां नवाज शरीफ का आना मुक़द्दर ठहरा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का बयान इंतहाई काबिल गौर इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि MQM के प्लेटफॉर्म से किसी बड़ी जमात के रहनुमा के लिए बतौर वज़ीर आज़म हिमायत इलेक्शन से पहले की जा रही है, यानी ये कोई मामूली साइन नहीं है। दूसरी जानिब 3-4 और बड़ी अहम इत्तलात हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। ये सारी इत्तलात भी इस जानिब इशारा कर रही हैं कि नवाज लीग की मरकज़ में हुकूमत अब कन्फर्म हो गई है। ख़बरें हैं कि पहली खबर जो है उसमें शहबाज शरीफ कराची NA 242 से अब इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्तफ़ा कमाल ने शहबाज शरीफ के लिए बाकायदा हामी भी भर ली है क्योंकि ये हल्का उनका था। ये पहली बार होने जा रहा है कि नवाज लीग के लिए कराची से कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मुकम्मल कर गई। दूसरी जानिब पंजाब में भी हलचल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नवाज लीग का इत्तेहाद हो गया है। सियासी मैदान में एक नई जमात की डिमांड मान ली गई है। कौम की 13 और सूबाई असम्बली की 22 सीटों पर एडजस्टमेंट तो मुमकिन न हो सकी, अलबत्ता कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटों पर नवाज लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान सीट एडजस्टमेंट मुकम्मल कर चुकी हैं। तो इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगज़ेब साहब, आपके वक्त का इलेक्शन का बगल बच गया, इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के मामलात हो गए, आपके कुछ के साथ इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट के मामलात भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के हो गए हैं, चाहे वो सिंध है चाहे वो अब पंजाब है। तो क्या तैयारियां इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की हैं? मियां नवाज शरीफ की वजारत उस्मा के लिए क्या तैयारियां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ये जो सीट एडजस्टमेंट के इत्तेहाद कर रहे थे उस वजह से ही हमें कुछ तखरीर भी हुई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद है कि आज इंशाअल्लाह तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो लाहौर 188 मॉडल टाउन हमारे ऑफिस से जारी कर दी जाएगी। और जैसा कि आपने बताया इलेक्शन कमीशन ने निशानात भी अलॉट कर दिए। ROs की ट्रेनिंग और अफसरान की ट्रेनिंग भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह बड़ी एफिशिएंसी से 8 तारीख के इलेक्शन की तैयारियां हर हालत में करना चाहता है, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट की भी यही हिदायत है और वैसे भी तमाम सियासी जमातें इस इलेक्शन को बर वक्त चाहती हैं। कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहती कि इलेक्शन डिले हो। तमाम पार्टियां अपने अपने पार्टियों के अंदर भी और मुल्क के अंदर भी वो अपने इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। हमने 2 दिसंबर को पहली पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग की थी लाहौर में अपने ऑफिस में, और उसके बाद तकरीबन 1-1.25 माह हो गया है जो ये तमाम डिवीजनल बोर्ड की तैयारियां जारी थी और तमाम कैंडिडेट आ रहे थे, इंटरव्यूज हो रहे थे, अपनी लिस्टें तैयार की जा रही थी, उनकी मुशावरत से, उनके तजावीज़ से। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस पार्लिमानी बोर्ड में बजाते खुद बैठते थे, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, इसाकदार साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साहब रफीक साहब, मरियम औरंगजेब जी, और कुछ बोर्ड में मैं खुद भी थी। तो ये तमाम बोर्ड जो थे डिवीजनल सतह पे हर एक शहर के हुए, ताकि तमाम जो कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट अप्लाई किया उनके इंटरव्यू किए जा सके। और ये तमाम इंटरव्यू जो थे सुबह 10 बजे से शाम गए तक जारी रहते थे, ताकि कोई भी उम्मीदवार ऐसा ना। ताहिरा औरंगजेब साहब, एक मामला जो है पंजाब में खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के हर हलके में अपने उम्मीदवार जो है वो एक से ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी जमात पंजाब में सबसे ज़्यादा मजबूत। लेकिन आप जो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपके अपने लोग जो इस इंतज़ार में थे कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी तैयारियाँ, उनको धचका नहीं है कि वो तैयारी कर रहे थे, 5 साल बाद मालूम हुआ वो नहीं है, बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है आ गई है उस चीज़ पर। तो ये अपनी ही जमात, क्योंकि आपकी अपनी जमात खासी मजबूत है उस सूबे में, तो सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों हुई? देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी हालत है उसे कोई भी एक सियासी जमात जो है वो अकेले इस गर्दाब से नहीं निकाल सकती। इसके लिए जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी हम ख्याल है जिनसे हम इत्तेहाद कर सकते हैं सीट एडजस्टमेंट के साथ, हम वहाँ करके इस वक्त मुल्क की जो हालात है, आपने खुद देखा है कि महंगाई का रेशो कहाँ जा रहा है और उसके बाद अवाम जो है वो किस कदर
लोड शेडिंग से बदहाल हो चुकी है। गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है। अमन अमान जो है वो भी आपके सामने है। आपने देखा होगा 2017 में जब हमारी गवर्नमेंट से मुंतखब वज़ीर आज़म को साकिब निसार साहब के एक फैसले नाजायज गलत फैसले थे जी उनको बर्ताव किया गया तो जीरो लोड शेडिंग थी और अमन की सूरत हाल भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। कराची से खैबर तक दहशत गर्दी का हमने खात्मा किया जिसमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर सियासी जमातें हमारे साथ थी। जब मसाइल गंभीर हो जाते हैं तो फिर उसके लिए ये इत्तेहाद करने भी पड़ते हैं और मुल्क के वसी तर मफाद के लिए दीगर सियासी जमातों को अपने साथ शामिल भी करना पड़ता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी ये एडजस्टमेंट भी है। लेकिन ताहिरा औरंगजेब साहबा के जो पीडीएम की हुकूमत थी, तमाम सियासी जमातें मिलकर इसी मद्देनज़र रखते हुए नुक्ते को कि तमाम सियासी जमातें मिलकर इस मुल्क से निकालेंगे गर्दाब से, लेकिन वो खासा मुश्किल फैसला था। उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो बड़े लीडरान वो कह रहे थे कि जब इत्तेहादी हुकूमत होती है बहुत से मामलात जो फैसले हैं वो सबको मिलाकर करने पड़ते हैं जो शायद मुश्किल होते हैं। तो मियां नवाज शरीफ तो खुद अकेले हुकूमत 2017 में, उससे पहले भी मुतअद्दिद बार उन्होंने की है तो वो कामयाब रहे। तो अब इत्तेहादियों की ज़रूरत क्यों पेश फिर आ रही है? मैंने आपसे जैसे कि अर्ज की, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने जब बीबी बेनज़ीर शहीद जिंदा थी तो लंदन में मिसाकी जमहूरियत हमने किया था, जबकि हम दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के बहुत मुखालिफ भी थी और इलेक्शन में भी हम जब उतरा करते थे हमारे नजरियात भी अपने अपने हैं जो कि अब भी हैं। तो हमने ये उस वक्त भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिसाकी जमहूरियत किया था। हमने अपने अपने इख्तिलाफात को डब्बों में बंद करके ये सोचा कि अब हम पार्टियों को मिलकर चलना है और जो वो मिसाकी जमहूरियत कामयाब भी रहा। आपने ये देखा होगा। इसी तरह ठीक है, पंजाब में हमारी बहुत अक्सरियत है। हमारी पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं वो ये समझते हैं पार्टी की जब हुकूमत आती है तो बहुत पेस मिल जाती है, बहुत सी जगह निकल आती हैं, सबको एडजस्ट करने के लिए भी, अकोमोडेट करने के लिए भी। और इंशाअल्लाह ताला जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन के बाद चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे तो जिन लोगों के साथ एडजस्टमेंट हम आज कर रहे हैं उन सबको अकोमोडेट कर दिया जाएगा। बड़ी जमातों में इस तरह की जो होते हैं इत्तेहाद वो होते भी रहते हैं और जारी भी रहते हैं। ये पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है उसके लिए एडजस्टमेंट। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये गिला है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपके साथ पीडीएम में 16 माह हुकूमत में थी, अब वो शायद नहीं है। तो फिर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आती है क्योंकि वो तो आपके साथ इत्तेहाद में नहीं है, तो फिर तो आपको फ्रेंडली अपोजिशन का भी सामना होगा। आपके लिए तो मुश्किल होगी नहीं अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। नहीं, इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी सूरत हाल मुझे नहीं नजर आती जिससे हमें मुश्किलात हों। लेकिन मैंने जैसे कि आपसे अर्ज की, पाकिस्तान की सियासत आजकल जो हालात है उसकी मुतकादी है कि ये हमें दीगर सब जमातों के साथ इत्तेहाद करना होगा। ठीक है ताहिरा औरंगजेब साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी और अब मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ इलेक्शन के, और चंद दिन अब बाकी रह गए हैं। इसमें अब कौन सी जमात किसको कैसे आवाम को राम करती है वो अगले आने वाले दिनों में देखते हैं। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मज़ीद बात वेलकम बैक। दुनिया बोल है में आजकल सिर्फ एक ही बात हो रही है कि यार सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, हवा बहुत ठंडी चल रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी से टेम्परेचर कम हो गया है। तो आज मौसम की सूरत हाल जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर इक़्तिदार की, जहां पर इस वक्त खासी सर्दी पड़ रही है और ये कहा जा रहा है कि इर्द गिर्द पहाड़ों पर अब बर्फबारी का भी आगाज़ हो चुका है। तो मौसम शहर इक़्तिदार में कैसा है, सलमान अवान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सलमान, वैसे तो शहर इक़्तिदार में खासी गर्मा गर्मी है सियासत की, लेकिन सर्दी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अब बढ़ रही है, टेम्परेचर खासा कम है, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, मौसम सरमा अपने उरूज पर है। अगर हम बात करें मौसम की तो ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि मुल्क के बेशतर इलाके जो है वो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। ख़ासतौर पर शुमाली इलाके और शुमाली बलूचिस्तान या शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके हैं वो इस वक्त महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद सर्द मौसम की लपेट में है। मुल्क के दीगर इलाकों में भी ठीक ठाक सर्दी पड़ रही है और ख़ासतौर पर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं वो इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है, स्मॉग की लपेट में। और महकमा मौसमियात ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक वार्निंग भी जारी कर रखी है जिसमें शहरियों को आगाह किया गया है कि इन इलाकों के अंदर यानी कि पंजाब में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध जो है वो छाई रहेगी। और धुंध के बाइस पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं उनमें ख़ास तौर पर कहा गया है कि दिन के औकात के अंदर जो दर्जा हरारत हैं वो मामूल से कम रहेंगे। इसी तरह सिंध के मैदानी इलाकों के अंदर भी धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा छाए रहने का इम्कान है जिसके अंदर मोहनजोदाड़ो, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में जो इस सर्द मौसम की वजह से मामूलात चेंज हुए हैं और फिर ख़ासतौर पर लोगों का क्या आजकल मामूलात हैं? रात के बड़ा रश रहता होता था मार्केट में, आपके इस्लामाबाद में सूप, मछलियाँ, बड़ा चीज़ें चल रही रहती थी। आजकल क्या है मामलात? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 8 है और यही टेम्परेचर जो है रात को कल रात को ख़ास तौर पर जो है वो 2 सेंटीग्रेड तक जो है वो नीचे जा चुका है। तो इस्लामाबाद के अंदर इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उरूज पे है। पिछले चंद दिनों के अंदर धुंध भी शहर इक़्तिदार के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर पर सुबह और रात के औकात के अंदर रही, लेकिन इस वक्त धुंध का सिलसिला जो है वो छट चुका है। डेफिनेटली कि शदीद सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर होते हैं। लोग सर शाम जो हैं वो अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन जो खाने पीने के शौकीन अफराद होते हैं यकीनी तौर पर वो फूड स्ट्रीट्स वगैरह का रुख करते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में सर्दी जो है वो एक मामूल है, बल्कि बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ये भी शिकायत करते दिखाई देते हैं कि सर्दी जो है वो इस बार देर से आई है, सर्दी की शिद्दत के अंदर जो है वो काफ़ी कमी है। तो इस्लामाबाद के लोग, रावलपिंडी के लोग जो हैं वो सर्दी के काफ़ी ज़्यादा आदी हैं और सर्दी के मौसम को एंजॉय भी करते हैं। आप हमें आगाह कर रहे थे, इस वक्त सर्दी का बहरहाल मौसम है और सर्दी में मामूलात भी बहुत बदल गए हैं। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो भारत के साथ मखसूस जो मुत्तसिल है मशरकी पंजाब, फिर सिंध के भी इलाके, शिमाल में KP के और जनूब में मशरकी बालाई सिंध इन दिनों शदीद धुंध की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला अभी चंद रोज़ और बरकरार रहेगा। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है, पारा सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि सर्दी की शिद्दत 15 जनवरी तक बरकरार रहेगी। अब बात करेंगे हम शहरों के दर्जा हरारत के हवाले से। तो सबसे पहले कराची की हम बात करेंगे तो कराची में इस वक्त जो है वो आज मैक्सिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और पार्शली क्लाउडी कराची का वेदर रहेगा। और कराची के बाद हम चलेंगे मुल्तान की जानिब। तो कोयटा में इस वक्त कोयटा में इस वक्त 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम और मैक्सिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड यानी और क्लाउडी वेदर है। कोयटा में खासी सर्दी है, यानी सिंगल डिजिट में ज़्यादा से ज़्यादा भी वहाँ से चलेंगे। अब हम मुल्तान की जानिब। जनूबी पंजाब में इस वक्त क्लाउडी वेदर है, 6 मिनिमम और 18 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मुल्तान के बाद अब लाहौर का सफ़र है। तो लाहौर में दर्जा हरारत 5 डिग्री यानी कि लाहौर इस वक्त बहुत ठंडा है और मैक्सिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ जाएगा। वेदर वहाँ पर भी क्लाउडी है यानी सूरज नहीं निकल रहा। उसके बाद शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जानते हैं, जहाँ पर मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा क्लाउडी वेदर के साथ और 15 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम रहेगा। धूप निकलना बारह थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई है इस्लामाबाद में। पेशावर की बात करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़ा शहर पेशावर में मिनिमम जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और 17 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होगा। तो ये है इस वक्त बड़े शहरों में दर्जा हरारत। तो समझ लीजिए कि इस वक्त पूरे मुल्क में सर्दी की शिद्दत है, सिर्फ और सिर्फ कराची में कदरे कम हैं, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि सिंगल डिजिट में अगले 2 दिन में कराची का दर्जा हरारत भी रात गए और अल सुबह फजर के वक्त वो हो सकता है। तो ये है मौसम का अहवाल। और मौसम के अहवाल में एक चीज़ दुनिया भर में हम बार बार ये कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, बच्चों का इर्द गिर्द का, क्योंकि वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी की पद में। और अगर मौसम से आप लड़ेंगे नहीं बल्कि मौसम से एहतियात करेंगे तो ख़ुद भी महफूज रहेंगे और डॉक्टर्स का खर्चा भी बच सकता है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मज़ीद मेहमान हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में। और अब हम कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां के नौजवान किसी से कम नहीं हैं। तालीमी मैदान में तो अपना नाम बलूचिस्तान के नौजवान रोशन कर ही रहे हैं, अब अदाकारी में भी वो जौहर दिखा रहे हैं। हाल ही में ओमान में फिल्माई गई मलयालम फिल्म रास्ता मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, ओमान समेत दीगर खलीजी ममालिक में रिलीज़ कर दी गई इस फिल्म में पाकिस्तानी नौजवान अदाकार सारंग भी मौजूद है। समी सारंग का ताल्लुक बलूचिस्तान कोयटा से है। समी सारंग ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करके क्या तजुर्बात हासिल किए हैं, ये इनसे जानेंगे। तो जनाब समी सारंग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फिल्म के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ज़बरदस्त ये एक खबर जब हमने समी सुनी है तो भारत की मलयालम इंडस्ट्री यानी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचना तो बहुत से एक्टर्स का ख्वाब है, क्योंकि बड़े बजट की मेगा फिल्में बनाते हैं वो लोग। आप वहां पहुंचे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सर एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा, एक बड़े प्रोडक्शन के लिए काम करना, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से हैं, सबसे पहले माफ़ कीजिएगा मैं करेक्ट करता जाऊं, रिपोर्ट में मेरा ताल्लुक सुबह बलूचिस्तान कोयटा एक पश्तून कबाइल से है। अच्छा, शायद उन्होंने बाय मिस्टेक बलोच लिखा होगा उसमें। तो एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रहा, एक नए प्रोडक्शन टीम के साथ, एक नई लैंग्वेज, एक नया माहौल, और दो के मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, बट आई गिवन माय बेस्ट। तो ये ज़बरदस्त है। लेकिन आप ओमान की फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी वाबस्ता हैं और वहाँ प्रोडक्शन हाउस भी चला रहे हैं, लेकिन ये आपको खुद अप्रोच किया गया, ये कैसे था कि ओमान में वो शूट कर रहे हैं, आपको चूज़ किया गया, फिर आपको बड़ा एक मरकज़ी किरदार है इस फिल्म में, तो फिल्म के बारे में भी हम बात करते हैं, अपने हवाले से बताइएगा कैसे ये आप तक अप्रोच हुआ? सर एक्चुअली क्योंकि जीसीसी में कम्युनिटीज मल्टीपल नेशनलिटीज यहाँ पे होते हैं, क्योंकि मैं वाबस्ता ओमान फिल्म सोसाइटी के साथ था और फिर मल्टीपल ब्रांड्स के साथ मैंने एज अ मॉडल भी काम किया हुआ है, और फिर मैंने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में एज अ जूरी मेंबर भी काम किया हुआ है। अच्छा। और इनकी इंडियन स्कूल्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्कूल्स का एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट किया गया था, तो उसमें भी मुझे एज अ जूरी मेंबर इनवाइट किया गया था और मुझे भी वहाँ अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये एक कम्युनिटी ऐसी है, जैसे मल्टीपल नेशनल्स यहाँ पे रहते हैं, तो मेरे जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ मैं मुंसलिक रहा एज अ मॉडल, तो वहाँ से भी मुझे अप्रोच किया गया। और वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज लाइक अ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, शी इज फ्रॉम इंडिया, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, 2017 में भी मैंने एक तमिल मूवी में मुझे एक छोटा सा किरदार एज अ सपोर्टिंग रोल मुझे दिया गया था। अच्छा। तो उसमें भी मुझे काफी सराहा गया था, तो आई थिंक दैट वाज द कनेक्शन। सही, तो इसका मतलब है पहले एक छोटा सा एक्सपीरियंस था और उसके बाद अब ये इतना बड़ा किरदार वो निभा रहे थे। अच्छा, फिल्म के हवाले से बताइएगा, ये फिल्म ओमान में आप बता रहे हैं वो वहाँ पर शूट की गई है, क्या फिल्म की कहानी है और क्या स्टोरी है कि लोगों का अब होगा कि सारंग हमारे समी सारंग मौजूद हैं तो हमें तो देखनी है, लेकिन फिल्म के बारे में कुछ बताइए समी। सर फिल्म तो किस्सा मुख्तसर मैं आपको बताता चलूँ, ये एक लड़की की कहानी है जो अपने माँ से बिछड़े हुए 25 साल हो चुके होते हैं। इसको जैसे आपको पता है कि जीसीसी में जो लोग काम करने के लिए आते हैं तो काफ़ी मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है और काफ़ी वजूहात की वजह से वो घर नहीं जा पाते हैं। तो ये लड़की जो है 25 साल बाद अपनी माँ की तलाश में ओमान का रुख करती है, तो यहाँ पे उसको काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर जाके उसे ओमानी फैमिली के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, तो फिर वो उनको यहाँ पे बाकी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, इंडियन कम्युनिटीज़, वो उनको हेल्प आउट करते हैं। तो वो इसी सिलसिले में अपनी माँ की तलाश में निकलती है, तो वो जाकर रुबल काली डेजर्ट एरिया में वो वहाँ पे जो है ना खो जाते हैं। रुबल काली डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहलाता है, जो सऊदी, यमन और ओमान के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है। तो उस हवाले से ये फिल्म में आपको थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन और इमोशंस का बहुत बड़ा टच है, जो
वो लड़की के इस दौरान सफ़र में जो है उसके साथ जो वाक़यात पेश आते हैं, क्योंकि जब वो डेजर्ट में जो है वो खो जाते हैं, ये वो पूरी कुछ 5 दोस्त होते हैं ये लड़की समेत, तो फिर उन्हें दिखाया जाता है कि वाकई एक डेजर्ट में कैसे सरवाइव किया जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ सर्वाइवल। तो वहाँ पे उनको सैंडस्टॉर्म का और बाकी कुदरती क्लेमिटीज का उनको जो है ना सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की गिरद घूमती हुई एक कहानी है। सही। तो ये आप क्योंकि ओमान के पुलिस ऑफिसर नज़र आ रहे हैं, तो ये मलयालम ज़बान की फ़िल्म है, बेसिक शायद मलयालम उसकी लैंग्वेज है जो इसकी फ़िल्म की है। तो आप अरेबिक में उसमें बोल रहे हैं क्या? आप किस ज़बान में? और ये मुश्किल नहीं हुई, एक तरफ कोई और ज़बान बोली जा रही है, आप कोई और ज़बान बोल रहे हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस है? सर ये मैं बताता चलूं, क्योंकि ये यहाँ पे मैं एक मकामी पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा कर रहा हूँ, रेस्क्यू कमांडेंट का। अच्छा। तो चूंकि यहाँ पे अरबिक और इंग्लिश में मुझे जो है ना मेरे डायलॉग्स थे, मगर सर चैलेंजिंग ये था मेरे लिए, जैसे मैं बताता चलूं, उस वक्त जब कास्टिंग हुई थी मुझे एक छोटे से रोल के लिए मुझे उन्होंने कास्ट किया हुआ था। तो जब जाके मैं ऑन सेट पहुंचा तो वहां पे जब मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन डायरेक्टर्स बाकी टीम के साथ हुई और मैं यूनिफॉर्म में आया, तो तब जाके शायद उनको मेरी पर्सनालिटी और एक्सप्रेशंस वगैरह ऐसे लगे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ऑन द सेट प्रमोशन दे के मुझे डायरेक्ट कमांडेंट का रोल दे दिया। कहते ही लुक्स लाइक अ कमांडेंट, गुड। तो फिर वो भी मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो ऑन द स्पॉट मुझे काफी सारे डायलॉग्स हैंड ओवर किए गए। फिर वो वाकई आपकी बात है, तो वो मलयालम लैंग्वेज उनमें से बहुत कम जो है लोग इंग्लिश बोल सकते थे। फिर वो मलयालम में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और उसके बाद फिर वो इमोशंस, वो एक्सप्रेशंस को समझना डायलॉग्स का, फिर डायलॉग डिलीवरी, दैट वाज अ चैलेंजिंग फॉर मी, बट आई डिड माय बेस्ट। जो अभी स्क्रीन पे बहुत लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। अच्छा समीर सारंग, ये बड़ा डिफरेंट आपने अभी ये रिवील किया है कि आपको एक छोटा रोल था लेकिन ऑन सेट आपको बिल्कुल रोल चेंज किया और आपको एक मेजर रोल में लेकर आए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी और यूनिफॉर्म होने के बाद ये आप बता रहे हैं कि सारी चीज़ें चेंज की गई। तो ये भी बहरहाल बड़ा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ फिल्म इंडस्ट्री की जानिब? क्या आप जब कोयटा में मौजूद थे तब से ये कुछ शौक़ हुआ, आप वहाँ पे शिफ्ट हुए? अपनी कहानी कुछ बताइए। सर जैसा कि मेरा ताल्लुक कोयटा से है, पश्तून कबीले काकड़ के एक ज़िले शाख सारंगजी से है, इसलिए मैं ऑफिशियली अपने साथ सारंग लिखता हूँ। अच्छा। तो वहाँ कोयटा से मेरी इब्तिदाई तालीम मेरी कोयटा से थी। उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं इस्लामाबाद आया, तो वहाँ से मैंने मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मैंने मास्टर्स की, क्योंकि शौक़ मुझे जाहिर सी बात बहुत अरसे से थी। तो फिर मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अब्लाग से मुंसलिक होते हुए फिर मैं काफ़ी टीवी चैनल्स के साथ मैं मुंसलिक रहा एज ए इंटर्नी, और उसके बाद एफएम में मैंने काम किया, और फिर वहाँ पे मैंने एक छोटा से डॉक्यू ड्रामा में मुझे काफ़ी छोटा सा किरदार मिला। अच्छा। जहाँ से मुझे ज़्यादा मैं मोटिवेट हुआ। तो फिर मेरे एक दोस्त शाहिद अल बलूशी की तवज्जो से मुझे ओमान आना हुआ। अच्छा। तो फिर यहाँ से मेरा सफ़र का इब्तिदा स्टार्ट हुआ। बहुत स्ट्रगलिंग करनी पड़ी। शायद लोगों को ये लग रहा होगा कि समी सारंग डायरेक्टली वहाँ से कहाँ कोयटा, कहाँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मगर इसके पीछे 10 साल की मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है और बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं अपनी फैमिली से, अपने वालिदैन से, अपने मुल्क कौम मुल्क से दूर रहना। तो कुर्बानी के बाद ही बंदा सफल होता है सर। बिल्कुल, ये तो खासी एक मेहनत तलब है, और जिस तरह से आपने पहले भी ट्रैवल किया और फिर अब ओमान चले गए हैं, वहाँ पर अब आप नाम बना रहे हैं, लेकिन आगे प्लान क्या है? एक बड़े बजट की, बड़े बैनर तले एक फिल्म आपने की है, आगे क्या कुछ प्लान सोचे हैं, और क्या कोई अगले आने वाले दिनों में भी किसी प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? जी, मुझे काफ़ी इस फिल्म के रिव्यू के बाद मुझे यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था और एक्टर्स जो इंडिया से आए हुए थे, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा मुझे वो दिया क्लू दी कि यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। मगर मेरी दिली ख्वाहिश ये है, दिस इज़ माई विश ड्रीम, कि मुझे पाकिस्तान इंडस्ट्री में अपने मुल्क के लिए खिदमत और अपने मुल्क में काम करने का मुझे मौका मिले। वो मेरे लिए एक बाइस फ़ख्र बात होगी। तो पाकिस्तान में मॉडलिंग भी आप करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो पाकिस्तान में कोई राब्ता वाब्ता नहीं, क्योंकि आप तो ओमान सेटल्ड हो गए, तो यहाँ ऐसा किसी प्रोजेक्ट के लिए आपसे अभी कोई राब्ता नहीं हुआ? अब तक हाल ही में तो कोई राब्ता नहीं हुआ,
तो शायद इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मुझे अपने मुल्क में ही काम करने का मुझे मौका दिया जाए। पाकिस्तानियों को भी एहसास हो जाए ना कि हमारा टैलेंट है, तो अगर उस टैलेंट को परखने वाले हमसाया मुल्क की इंडस्ट्री के लोग अगर नज़र आ रहे हैं तो पाकिस्तान में भी वो जो एक छाई हुई है पूरी की पूरी क्रीम ऊपर, और शायद उस तरह से काट के लोगों का आना फिल्म इंडस्ट्री में मुश्किल होता है। तो समी सारंग इस वक्त पाकिस्तान के ही बेटे हैं और ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करें। समी, आपसे एक चीज़ है कि नए आने वाले ये समझते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त ग्लैमरस दुनिया है, हम आएंगे पहले साल ही ऐसे हीरो होंगे, छा जाएंगे और बस। आप अपना 10 साल का सफ़र बता रहे हैं, मुश्किल है। नए आने वालों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि रास्ता कैसे अपनाना है, काम कैसे करना है और फिर कोई मंजिल की जानिब फिर इंसान निकलता है? होता है कि सर आप अपने सफ़र का तायुन, मंजिल का तायुन करते हैं तो उसके बाद आप एक कॉन्क्रीट प्लान बना के अपनी सफ़र की तरफ जो है एक कैलकुलेटेड आपकी जो उस सफ़र की तरफ आपका वो है रिसर्च है वो आप करते हैं और फिर आप अपने सफ़र की तरफ अपना रास्ता हमवार करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेशन कोई भी गलत नहीं है, आप जो आपका शौक है, आपका पैशन है, एंथुसियास्टिकली आप जिस चीज़ में इन्वॉल्व है तो आप वो अपना मंजिल की पहले तायुन करें, तो उसके बाद आप 110% उस पर लगाएं। आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद, साल बाद अगर आप अपने सफ़र पे गामजन है तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको अपना मंजिल मकसूद जो है आपको ना मिल पाए। सही, बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि मेहनत, लगन और वो ज़रूरी है और उसके बाद चीज़ें होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया समी सारंग, हमारे साथ मौजूद हैं आपके लिए, आपकी फिल्म के लिए। और अब कुछ खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। दुनिया बोल है में कि कहा जाता है उम्मीदें बाहर रख, और उम्मीदें बाहर रखना कोई बुरी बात भी नहीं। वर्ल्ड कप में इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी के बाद ऑस्ट्रेलिया से वाइट वॉश होना यकीन क्रिकेट फैंस के लिए दिल टूट चुके हैं, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम अब अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड के शानदार मौसम एंजॉय कर रही है। अलबत्ता न्यूजीलैंड में पड़ाव का असल मकसद 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है। तो जनाब, पाकिस्तान की टीम अब कीवीज़ के देश में मौजूद है, होगा क्या हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद उवैस मौजूद हैं। जी उवैस, आपसे रब्ता हो गया है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड का अपना होम ग्राउंड, होम क्राउड और T20 में खासे वो भी बड़ा जारहाना खेल खेलते हैं, तो अब पाकिस्तान की भी T20 में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। किस तरह से पाकिस्तान की टीम एक तरफ वाइट वॉश होके कीवीज़ पहुंची है, तो कोई प्रेशर होता है कि जनाब यहाँ से टेस्ट हार गए हैं, वर्ल्ड कप में ये सूरत हाल थी, तो अब T20 में क्या होगा? देखेंगे, अपना आपको पता है कि इंपॉर्टेंट टूर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तैयारी करनी है वर्ल्ड कप के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान की बहुत ही लिमिटेड सीरीज हैं। न्यूजीलैंड के बाद आपकी इंग्लैंड है, PSL, और उसके बाद आयरलैंड के साथ सीरीज है, फिर आपने वर्ल्ड कप में एंटर हो जाना आज से 5.5 महीने के बाद, जो कि पाकिस्तान इंडिया भी आपको पता है कि मैच पहला जो सा वर्ल्ड कप का शायद जो मैच जो सा पाकिस्तान इंडिया का होगा, तो बेस्ट सीरीज है जहां पर आप अपने प्लेइंग 11 को उतार सकते हैं। लेकिन अगर दोनों टीम्स की कंपैरिजन की बात करूं तो न्यूजीलैंड मुझे पता है कि उनके पास एज है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अपने होम कंडीशंस है, होम ग्राउंड है। फिर उनका जो टीम यूनिट की बात करूं तो उनके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं जो कि टफ टाइम पाकिस्तान को दे सकते हैं। लेकिन अगर दोनों टीम्स की मैं प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करूं तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जो सा सीरीज वो हारता हुआ ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑब्वियसली एक झटका आपको लगा होता है। न्यूजीलैंड की अगर बात करूं तो बांग्लादेश में उनको बहुत ही बुरी तरीके से शिकस्त दी हुई है, तो डुअल इस वक्त दोनों का जो सा प्रेशर सिचुएशन होगी। लेकिन पाकिस्तान का अगर बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड रखा है न्यूजीलैंड के अंदर, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है पाकिस्तान ने। लेकिन T20 क्रिकेट की बात करें तो लिमिटेड ओवर्स हमें सूट भी करता है, हम ज्यादा फेवरेट भी हैं T20 क्रिकेट के। आपको पता है कि शॉर्टर फॉर्मेट्स हमें बहुत अच्छे सूट करते हैं, हमें पता है कि टीम कॉम्बिनेशन किस तरीके से उतारना है। लेकिन जो एक बात चल रही थी मुदस्सर भाई के ओपनिंग डिपार्टमेंट को यहाँ पर चेंज किया जाएगा, शायद साइम अयूब को रिजवान के साथ ओपन करवाया जाएगा। मैं इस हक में जरूर होता हूँ, मैं पहले भी आपके शो में बात करता आया हूँ कि यार यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, लेकिन जब एक आपका कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो वो बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन होगी। और कॉम्बिनेशन भी वो जो बड़ा कामयाब रहा है, वो कामयाब रहा है। वो मैंने कहा ना कि वो बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन होती है कि जब आप डिस्टर्ब कॉम्बिनेशन कर देते हो तो क्या वो किस तरीके से इसको लेके आगे चलेंगे। लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर फिर पता है बात हो रही थी कि आजम खान को इंक्लूड किया जाएगा इफ्तिखार के साथ, कि पता लग रहा है कि पाकिस्तान इस चीज को, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर आप रन बॉल पे तो जा नहीं सकते, आपको अग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं यहाँ पर आप हाई स्कोरिंग करेंगे तो न्यूजीलैंड को आप अंडर प्रेशर लेके आ सकेंगे। बॉलिंग यूनिट पाकिस्तान के पास मौजूद है, 3 पेस बैटरी आपके पास, जो मुझे ऑटोमेटिक सिलेक्शन नजर आती है। जमान खान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी की तो आपके पास मौजूद है, कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। लेकिन एक अच्छी
यहाँ पर चीज है कि आमिर जमाल जैसा बैटरी पर लाहौर कलंदर की नजर आएगी यहाँ पर पाकिस्तान टीम में। तो पता है कि लाहौर कलंदर का एक ट्रायो आपको नजर आएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन आपको अच्छा नजर आया क्योंकि शाहीन ने उनको अपना जिस तरीके से यूज किया है प्रैक्टिस अपना ये लाहौर कलंदर के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको मुदस्सर भाई बताना चाहूँ, देखें लीग क्रिकेट की कप्तानी करना बिल्कुल एक अलग चैप्टर है, पाकिस्तान की कप्तानी करना बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। वो आपके टेस्ट करती है नर्व्स को, आसान नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि 23 करोड़ अवाम की नजरें आपके ऊपर होगी। बेशक पाकिस्तान सुपर लीग भी हमारी है, लाहौर भी हमारा है, लेकिन वहाँ लाहौरियंस की नजर होती है, यहाँ पूरे पाकिस्तान की नजर आपके ऊपर होगी। टीम आपको बैकअप कर रही है, प्लेयर्स आपको बैकअप कर रहे हैं, यूनिट जो उतरेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान अपना बैटिंग यूनिट क्या उतारता है यहाँ पर। बॉलिंग के अंदर मैंने कहा ना मुझे बैटिंग यूनिट की वैसे जब से आप बात कर रहे हैं, अगर साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान, तो फिर आप फ़खर जमान, बाबर आजम, ये आगे चीज़ें देख रहे हैं। फिर अगर बात ये की जा रही आजम खान भी, इफ्तिखार भी, तो ये क्या इस तरह से बैटिंग यूनिट आप देख रहे हैं होगा? मुझे जहाँ तक ऑब्वियसली जो थिंक टैंक वहाँ बैठा है उसको बेहतर पता है कि पिच को देख के, कंडीशंस को देख के बैटिंग यूनिट क्या होना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक जो आपने बात की मुझे वही लग रहा है कि रिजवान के साथ साइम अयूब को अपना ओपन करवाएंगे, शायद 1 डाउन फ़खर जमान ऑब्वियसली आएगा, 2 डाउन की बात करें तो ये बाबर आजम को कहेंगे कि जाके खेलने के लिए वहाँ। लेकिन चाहे आप साइम अयूब को भी यहाँ पर चांस देते, अच्छी बात है जो कि मैं कहता हूँ कि देना चाहिए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मुदस्सर भाई कि जो एक लड़का जो उसका एग्रेसिव अप्रोच है, जो एक नेचुरल गेम खेलता हुआ रहा, उसको खराब ना किया जाए, उसको नेचुरल गेम खेलने दी जाए, उसको एंजॉय करने दिया जाए, क्योंकि ये सीरीज आसान नहीं है। आपने उसको तब पिक किया है जब आपके टेस्टिंग नर्व्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप 3-0 हारे हुए हो, अब आप न्यूजीलैंड में आए हो, लोगों की उम्मीदें हैं कि न्यूजीलैंड में लिमिटेड ओवर्स आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, तो दैट मीन्स कि सबकी नजरें आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट पे होंगी। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर स्पेशली है, मैं कहता हूँ कि उस पर ज्यादा प्रेशर इसलिए भी होगा दारोमदार, क्योंकि आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है, अगर खुदा न खास्ता फ्लॉप हो जाता है जी, तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है, बाबर आजम की बात करूं, जो मुझे लग रहा है कि शायद बाबर को मिडिल में खिलाएं, आपके फखर जमान यहाँ तक के कर लें, आजम खान, इफ्तिखार हैं, ये किस तरीके से इनिंग्स को ग्राफ्ट करेंगे आगे, वो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आजम खान इन कंडीशंस ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर बॉल आपको पता है स्विंग भी होता है, बाउंस भी होता है, बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन होती है बैट्समैन के लिए। एक अच्छी बात जो ऑलराउंडर पोजीशन की बात करूं कि आपको आमिर जमाल जैसा एक प्लेयर अब आपको नजर आता है कि आप ऑलराउंडर में इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इन विकेट्स पे आपको ज्यादा पेस बैटरी की जरूरत होती है। और आमिर जमाल ने जिस तरीके से टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्म किया, तो एक वो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। लॉन्ग टेल की मैं बात करूं कि आपके पास ऑलराउंडर भी इस वक्त मौजूद है, लेकिन चैलेंजिंग पोजीशन है पाकिस्तान के लिए। होप कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम यहाँ पर उतारने में अपना कामयाब हो, क्योंकि मोहम्मद हारिस पे आपको पता है बार बार बात हो रही है, प्लेयर जिसका तो अब देखते हैं कि टीम किस तरह से उतारी जाती है, टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। तो बेस्ट विशेज़ हैं पाकिस्तान टीम के लिए कि न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म करें। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप की बेसिकली तो तैयारियां हैं। मोहम्मद अवैस आपका बहुत शुक्रिया। अब हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में। तो दुनिया बोल है, में ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस ब्रेक के बाद दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहते हैं। और कहा जाता है आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि पहले मुर्गी आई है या अंडा। सवाल का जवाब तो खैर बहुत दूर है, लोग मुर्गी और अंडे की इसी कश्मकश में आज तक ये नहीं समझ पाए कि मुर्गियों और अंडे के रेट क्यों इस तरह से बढ़ जाते हैं जैसे मौसम तब्दील यानी कि सर्द होता है। वैसे तो मुर्गियों के पर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ना हो कम यहाँ अंडों को भी पर लग गए हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये कि अंडों ने 75 साल तारीख में कीमत के औसत इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मार्केट में अंडे 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। तो जनाब इस पे हम बात करेंगे आज कि ये पोल्ट्री की कीमतें बढ़ जाती हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट यानी कि अंडों की कीमतें बढ़ जाती हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, ये सर्दियाँ आती हैं तो ये अंडों की कीमतें इतनी क्यों बढ़ जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंडे और मुर्गी का रेट कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा। अभी इससे भी ज़्यादा हो सकता थोड़ा बहुत। सही। उसकी वजूहात 2-4 है। एक तो पिछले सालों की निस्बत हर चीज़ में महंगाई हुई है, वो अपनी जगह पे। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, वो एक वजह वो भी है। सर्दियों में अंडे का रेट थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि डिमांड और सप्लाई का फ़र्क पड़ता है। सही। उससे कम हो जाता है। लेकिन इसकी मेन वजह जो है वो मैं पिछले 2 साल से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और इस पे प्रिंट मीडिया पे भी हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये सोयाबीन पे जो पाबंदी लगी है, ये हमारी
इंडस्ट्री को इसने बर्बाद कर दिया बहुत हद तक। बहुत सारी पाबंदी हटा ली गई थी, पाबंदी नहीं हटाई गई, पाबंदी अब जाके हटी है, लेकिन अब उसके लिए भी एक कानून पास हुआ है कैबिनेट से अभी साइन हुए हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी हमें उसका SRO नहीं मिला, जब मिलेगा तो 2-3 महीने लगेंगे, हमें इसकी इजाज़त मिल जाएगी सोयाबीन मंगवाने में। सही। लेकिन मैं ये बार बार कहता था कि अगर एक दफ़ा ये सोयाबीन बंद हो गई तो जो मेन हमारा जहाँ से शुरू होता है, ग्रांड पेरेंट आता है, चूज़ा आता है बाहर से, फिर उसका GP बनता है, फिर आगे ब्रायलर फार्म बनती है, ऐसे ही लेयर का है, वो सेटअप बंद हो गए। अच्छा। वो एक दफ़ा इतना महंगा हो गया कि उनको इतने बड़े लॉस हुए कि वो बंद हो गए। अब वो दोबारा आने शुरू, फिर जाके 6 महीने में ग्रांड पेरेंट आएगा, फिर उसके बाद पेरेंट फ्लाक आएगा, फिर जाके ब्रायलर या लेयर का अंडा आएगा, तो उससे एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड बनता है। ये बात हमारी आज तक गवर्नमेंट, ये जो साइकिल टूटा है आप कह रहे हैं, ये टूटा है, ये 2 साल में पूरा होगा। अच्छा। अगले सालों में, आने वाले सालों में अंडा और मुर्गी और महंगे हो सकते हैं, उसकी वजह कि ये पीछे सर्कल टूट गया। जो हमारे पास ब्रायलर मुर्गी के लिए तकरीबन हर साल 1.5 लाख ग्रांड पेरेंट इंपोर्ट होता था, वो इस साल, पिछले साल हुआ नहीं, इस साल 90,000 हुआ। ये समझे कि आप 40% कम हो गया। इसी तरह पिछले सालों में जो अंडे वाली मुर्गी है वो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 50 मिलियन मुर्गी थी जो अंडा दे रही थी। सही। इस वक्त 2.3 मिलियन है। अच्छा, हमें तो लगा शायद लेयर ने कोई हड़ताल की हुई है। नहीं, लेयर ने हड़ताल की, फार्मर ने हड़ताल नहीं की। ये मीडिया की सारी अपनी वो इंटरप्रिटेशन है कि वो हर तरह अपने सवाल जो है ना नहीं। लेकिन मुझे ये एक चीज़ बताए ना साहब कि गर्मियों में एक अंडा 180-200 रुपए दर्जन में चल रहा है, वो सर्दियों में 400 क्यों होता है? ये एक थोड़ा आसान समझाएं क्यों होता है? ये पहले तो आप लोगों को ये बताएं कि ये अंडा गर्म नहीं होता। गर्मियों में आप अपने बच्चे को भी अंडा नहीं खिलाते, तो आप खुद भी नहीं खाते। नहीं, मैं तो गर्मियों सर्दियों में एक ही अंडे ये जो अभी सर्दी के महीने जो जगह जगह अंडे का सूप चल रहा है, ये भी नहीं चलता। हाँ। तो जब ये कंजम्पशन कम हो जाती है तो रेट भी कम हो जाता है, प्रोडक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर इसका मतलब अगर सर्दी में गर्मी में खाए तो 400 हो जाएंगे साहब। सर्दी में नहीं होंगे, सर्दी में थोड़ी सी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है क्योंकि ड्यू टू वेदर, मौसम ठंडा है, जाहिर है पंजाब में बहुत बुरी हालत है, तो इसको कंट्रोल करना, तो घरों में आप अपने आप को हीट नहीं कर सकते, मुर्गी को लाखों मुर्गी कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है प्रोडक्शन पे। अच्छा। वो भी वजह है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ जाती है। लेकिन मेन वजह मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि पिछले सालों में, इन दिनों में 50 मिलियन मुर्गी अंडे पे होती थी जो पूरे पाकिस्तान, इस वक्त 2.3 मिलियन है। अच्छा। तो ये प्रोडक्शन आधी रह गई। उसकी मेन वजह क्या थी? जब सोयाबीन पे पाबंदी लगी, हमारे जो पेरेंट फ्लाक थे उनको लॉस हुआ, वो बंद कर गए, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं आई। ये जो अंडे वाला फार्म है, इसका पेरेंट फ्लाक चूज़ा इंपोर्ट होता है, ये यहाँ की नहीं है। अच्छा। जो ब्रायलर है उसका GP इंपोर्ट होता है, ग्रांड पेरेंट, उसका फिर पेरेंट फ्लाक बनता है। अच्छा, ये जो इंपोर्ट नहीं कर सके ना, सही, इतने महंगे इंपोर्ट नहीं। अब ये मैं अभी बताऊं कि आज चूजे का रेट 113 रुपए है, ब्रायलर चूजे का रेट। अच्छा। और अंडे ये लेयर मुर्गी का रेट, अंडे का जो पिछले दिनों में 80-90 रुपये होता था, और ये सीज़न से पहले अभी जो मई जून में डाला वो 115 था, अब वो 290 रुपये है। अब जनवरी से मई तक रेट उसका 290। अब 290 रुपये का जब चूज़ा लेंगे, पहले हमारी लेयर की मुर्गी जो अंडे तक तैयार करके हम खर्च करके लाते थे वो 700-800 रुपये थी, अब वो चलेगी 1800 रुपये में। तो वो कहाँ से पूरा करेंगे? तो ये मेन वजूहत दुनिया के साथ या बाकी चीज़ों से महंगाई हुई वो अपनी जगह पे, लेकिन ये सोयाबीन की पाबंदी लगी, जो मेन एक नंबर 1 सोयाबीन की पाबंदी, दूसरा इंपोर्ट का जो है उसका लेयर का भी, ब्रायलर का भी, वो भी रिलेटेड सोयाबीन से था। अच्छा। अगर सोयाबीन होती, फीड मिलती रहती, उनको लॉस नहीं होते, वो मंगाते। सही। लेकिन क्योंकि सोयाबीन अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, इस यहाँ सवाल पैदा हो रहा है। अच्छा सब दो, एक नंबर 1 कि हम अपनी ब्रीड जहाँ तैयार नहीं कर पाए इतने सालों में, इस पे काम साइंसी बुनियादों पर, साइंसी बुनियादों पे हमारी। नंबर 2 सवाल जो है कि सोयाबीन का ऑल्टरनेट हम मकामी सतह पर अपनी खुराक कभी कुछ तैयार नहीं कर पाए, क्या वजह? अच्छा सवाल है। इसके लिए जब से ये पाबंदी लगी है हमने पूरी कोशिश की है, और इस साल सोयाबीन की काश्त तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख एकड़ पे
हमने कोशिश की है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से, मुस्लिम सीड जो के प्लांट हैं उनसे, रिसर्च सेंटर हैं उनसे। मैंने खुद फैसलाबाद में, लाहौर में, पिंडी में ये सेमिनार किए हैं, लोगों को इसमें मोटिवेट किया है। और इस साल को तकरीबन 2 से 2.5 लाख एकड़ सोयाबीन काश्त हुई है। अच्छा। लेकिन असल मसला ये है कि ज़मींदार काश्त उस वक्त करेगा जब उसको उसका रेट मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये अभी नई चीज़ है, इसकी यील्ड कम है, इसका रेट पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद अभी जो मौजूदा हुकूमत है, केयर टेकर, इसमें हमारे जो मिनिस्टर है फूड एंड सिक्योरिटी के, उन्होंने ये हमें इंश्योरेंस दिया कि वो इसमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव देंगे। सही। कुछ हम पोल्ट्री इंडस्ट्री या सालमेंट प्लांट से उनको देंगे। तो कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमें 10 लाख एकड़ पे काश्त चाहिए और उसके लिए टाइम लगेगा। ये बात मैं उस वक्त से गवर्नमेंट को कह रहा था कि भाई हमें इतना टाइम दे दें कि हम अपनी काश्त यहाँ पूरी कर सकें। बिल्कुल। जब हम इसके काबिल, क्योंकि फीड यहाँ उसका अल्टरनेट कोई नहीं है। फीड बनती है, सोयाबीन के बगैर भी फीड बनती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाती है। ओके। उसके ये है कि हम आप उसको FCR को कैलकुलेट कर लें कि एक बोरी फीड से जिंदा मुर्गी, जब सोयाबीन थी तो 35 से 36 किलो जिंदा मुर्गी ले रहे थे, जब सोयाबीन निकल गई तो वो चलेगी 25 किलो पे। सही। तो अब हमें थोड़ी बहुत GMO सोयाबीन अफ्रीका से इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो पहले सोयाबीन उसका कोई 10% हो रही है। तो थोड़ी बहुत हमने बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं अच्छा सब वो ये है कि एक तो खुराक की, फीड की यानी कि कमी, और वो बुनियादी वजह बनी है जो इतना लंबा इसका प्रोसेस हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो है वो हम पोल्ट्री के रेट में देखते हैं, बड़ी फ्लक्चुएशन होती है। 1000 रुपये तक भी चला जाता है मीट जो जिसे विदाउट बोन कहा जाता है, बोनलेस मीट, और 600-700 पे जा रहा होता है, ये वापस आ जाता है 250-300 में भी ब्रेलर बिक रहा होता है। ये इतनी फ्लक्चुएशन पूरे साल में क्यों आता है? उसकी वजह ये है कि जब पहले मैंने बात की कि डिमांड और सप्लाई की। सर वो तो अंडे में सर्दी गर्मी होगी। नहीं, मुर्गी में भी यही है। अच्छा, मुर्गी में भी अभी शादियां हो रही ना, अभी हर बंदा जो है ना वो देखे, अब शादियां 2-3 दिन उसमें मुर्गी पक रही है, और यही एक सस्ती डिश है तो ये और कुछ नहीं है। जब थोड़ा सा सीजन निकल जाएगा तो ये कम हो जाएगी। लेकिन इसके साथ भी प्रोडक्शन का मसला वही है जो पहले था। पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 2 साल पहले से फ़र्क पड़ता था, 100 रुपये का फ़र्क पड़ता था। मतलब वो 100-150 के अंदर 100-150। अब छलांग लगती है, 400 लगती है। लेकिन फिर मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा कि अगर ये बढ़ती है तो ये कम भी होती है। पिछले दिनों में 470 पे लाइव बर्ड चला गया था, फिर 2 दिन पहले ये 380 पे आ गया, आज फिर ये 390 पे है। तो ये फ्लक्चुएशन आती रहती है, और ये इसलिए आती है कि ये पेरिशेबल आइटम है, हम इसको रोक ही नहीं सकते। अगर मेरे पास माल तैयार है, 10 फार्मों के पास है, वो शाम को बेचने के लिए निकलेंगे। जब निकलेंगे तो मंडी नीचे चली जाएगी। जब आप ख़रीदार आएगा और फार्मर का माल नहीं होगा, ख़रीदार 10 बंदों को फ़ोन करेगा, उसके पास माल नहीं है, शाम को रेट ऊपर चला जाएगा। सही। और रेट हम नहीं खोलते, हम रेट रिपोर्ट करते हैं। अच्छा। कि आज किस भाव मुर्गी बिकी, रेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खोलती है। अच्छा, ये जो अंडे महंगे, मुर्गी महंगी, वो आप जिम्मेदार नहीं? हम जिम्मेदार नहीं। अच्छा। हम रेट रिपोर्ट करते हैं कि ये आज ये बिका। एक और बड़ी बात है इसमें, एक रेट बढ़ता है फिर कम हो जाता है। वो कम रेट जो रिटेलर है ना, वहाँ जाके उसको नहीं इम्पैक्ट नहीं होता। ये गवर्नमेंट का असल काम है, जो DC वगैरह छापे मारते हैं दुकानों में। ये काम है कि अगर आज रेट हम कह रहे हैं कि 400 का है, सही, कमिश्नर की टीम उसको सेट करती है कि रिटेलर जो है ना 425 में बेचेगा, तो रिटेलर 460 में बेच रहा होता है, उसकी तरफ नहीं जाते। मैं नहीं रिटेलर के खिलाफ नहीं, लेकिन रिटेलर को वो रेट बेचना चाहिए जो रेट पीछे से है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। अब ये मौक़िफ़ होता है कि जी हमें तो पीछे से इतने में मिल रही, हम तो बेच ही नहीं सकते। पीछे से की बात नहीं है, हम कहते हैं हम रेट दें। जैसे पूरे पाकिस्तान में रेट है, लाहौर में भी रेट है, वहाँ एक कमेटी बनी हुई है गवर्नमेंट पाकिस्तान। जी। वहाँ हम 3 जगह से वो रेट लेते हैं, उसको फाइनल करते हैं, वो रेट अनाउंस करते हैं। यहाँ भी कमिश्नर कराची के हाथ में रेट है, हम रेट रिपोर्ट करते हैं, हम रेट अनाउंस नहीं करते। हम आज रात को ये मालूम, हमारी जिम्मेदारी है रेट अनाउंस रिपोर्ट करना है कमेटी को। लेकिन जो सब आपने बड़ा एक अहम नुक्ता है कि वो पूरा वो जो साइकिल और चेन टूटी है ना, जहाँ से सोयाबीन रुका है और उसके बाद प्रोडक्शन और उसके असरात अब आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अगले आने वाले वक्त पे भी ये असरात रहेंगे, और उसके बाद अगर ये साइकिल मुकम्मल होता है देन फिर जाके सिचुएशन बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन
और यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर कुछ मज़ीद बात करेंगे अपने मौज़ूआत की। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे दुनिया बोल है में। और नाज़रीन, इत्तलात हैं कि ऑनलाइन अदायगियों का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पेपाल अब पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान में IT के निगरान वज़ीर उमर सैफ ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को ये खुशखबरी सुनाई कि वो जल्द अपने मगरबी ममालिक के क्लाइंट से बज़रिया पेपाल अदायगियाँ वसूल कर सकेंगे। इस हवाले से एक बाखबर ज़राए ने बताया कि पेपाल पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन शुरू नहीं कर रहा, बल्कि ये नई सहूलत पाकिस्तानियों को एक आलमी शराकतदारी के नतीजे में हासिल हो रही है, जिसके असरात सिर्फ पाकिस्तानी सार्फिन तक महदूद नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब। एक तो माहिर मौशियात भी हम उन्हें कहते हैं हमेशा, और पाकिस्तान में फ़ॉरेन करेंसी के हवाले से हमेशा उनसे बात करते रहते हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेपाल आ जाना बड़ा अच्छा है कि वो जो लोगों ने बाहर पार्क किया हुआ है, ख़ासतौर पे फ्रीलांसर ने, वो यहाँ आ जाएगा। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम है कि यहाँ अभी नहीं हो रहा है या होगा, तो इसके क्या फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, एक तो हमको पहले बात समझने की ज़रूरत है कि पेपाल है क्या। देखिए, पेपाल एक पेमेंट सिस्टम है और एक सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके अंदर दोनों पार्टीज, बायर सेलर या सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस परचेज़र, वो दोनों का इत्मीनान उसके अंदर है और उनको सेफ्टी सिक्योरिटी है। वो ऐसे है कि जो परचेज करने वाला है वो पेमेंट उनको पहले दे देता है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो उन दोनों के दरमियान होता है, एक तरह का पेपाल बीच में गारंटर है कि जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा और वो डिलीवर कर देगा सर्विस प्रोवाइडर, तो पेमेंट तो नहीं, जब वो फिर ओके करेगा कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, फिर वो पेमेंट उसको कर देगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो पेमेंट उसको वापस कर देगा। बेसिकली ये जो बैंकिंग का निज़ाम है उसकी एक थोड़ी आसान शक्ल है जी। जैसे कि LC बिजनेस होता है। एग्जैक्टली ठीक है, LC का बिजनेस होता है कि एक इंपोर्टर है, एक एक्सपोर्टर है, एक सप्लायर है, एक सेलर है, एक परचेज़र है। तो जब वो यहाँ माल आ जाता है तो वो उसको पेमेंट बैंक रिलीज़ कर देता है। मैं आपकी तवज्जो से एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी ये सिस्टम मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ हर कानून, ख़ास तौर पे फॉरेन एक्सचेंज का जो कानून है वो ओवर रेगुलेटेड है। अच्छा, जिसकी हर कानून, वैसे तो हमारे यहाँ हर फील्ड में, आप इंडस्ट्री में चले जाएं, फॉरेन एक्सचेंज में चले जाएं, कहीं चले जाएं, मिसाल है जैसे आज कल खुदा ना करे आग लग रही है तो सारे इदारे निकल के आ जाएंगे, फिर बाद में खामोश हो जाएंगे, और वो अगर आप उन इदारों की जो आप लिस्ट देखेंगे वो आप कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ जितने भी कवानीन बनते हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, उसमें हमारा ज़ाती फ़ायदा शामिल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे पास कवानीन है कि ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं, यानी कवानीन बनते हैं आसानी के लिए, हमारे यहाँ मुश्किलात पैदा करने रहे हैं। बल्कि अब तो मैं ये भी कहने लग पड़े हैं कि जो हमारे इदारे हैं वो काम रोकने के लिए, काम ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तो बाकायदा ये कहा जाता है कि वो, तो मेरा कहना ये है कि पेपाल आने से नो डाउट पाकिस्तान को एक बड़ा गेम चेंजर कह लें, बूस्ट मिलेगा ई-कॉमर्स बिजनेस को। सही, लेकिन जो हमारे जो लोकल इदारों का प्रॉफिट्स है वो बाहर वाले ले जाएंगे। अच्छा, जो कैसे? वो ऐसे, देखिए, अगर यही निज़ाम हमारा बैंकिंग का आसान हो और हमारे पास जो हमारे ई-कॉमर्स के लोग हैं उनके आसान, उनकी जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर हमको इतनी पाबंदियां ना हो तो इजीली हो सकता है। हमारे जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये काम कर रहे हैं, तो वही काम जो पेपाल कर रहा है, यही काम ये ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको आसान कर दें। अच्छा, तो पेपाल पे अगर जो आप कह रहे हैं कि उससे एक, आप समझते हैं फॉरेन रिजर्व का जो मामला है वो भी बढ़ सकता है? अभी भी कहा जाता है कि हर माह बहुत ज़्यादा पैसा है जो बाहरी, बहुत से लोगों ने तो, क्योंकि जो बड़े फ्रीलांसर उन्होंने बाहरी पार्क कर रहे हैं अपने अकाउंट्स के ज़रिए वहीं पर चीज़ें। अगर ये पेपाल आता है, जैसे आप कह रहे हैं, वो अपना हिस्सा तो ले जाएगा, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान में एक रिजर्व तो अच्छा आएगा। देखिए जनाब, जो इस वक्त सर्विस प्रोवाइडर हैं उसमें यंगस्टर हैं लड़के, जी हाँ, उनको बैंक में, जैसे मैंने आपसे कहा ना, ओवर रेगुलेटेड, तो उनकी इस पेपाल की वजह से बहुत आसानी होगी।
ख़ास तौर पे जो हमारे केयर टेकर IT मिनिस्टर है, मेरी भी उनसे कई मीटिंग्स हुई हैं, वेरी एनर्जेटिक और वेरी जो उनका विजन है वो बड़ा है और वो कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो पेपॉल सर्विस होनी चाहिए, बहुत अच्छी सर्विस है और तमाम ऑप्शंस होने चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो ख़रीदने वाला है सॉफ्टवेयर या IT के मुताल्लिक़, उन दोनों का इत्मीनान होगा। इस वक्त पे ऑनलाइन जो बिज़नेस चल रहा है जिसमें पेपॉल का जो हिस्सा है अमेरिका में 40 to 50% है जी, यूरोप में 30 to 40% है और पाकिस्तान का जो ई-कॉमर्स बिज़नेस का शेयर है इस वक्त दुनिया में इसका तकरीबन 3रा नंबर है। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। जिसमें से जो बिज़नेस का जो शेयर है 13% पाकिस्तान का है, 14% बांग्लादेश का है और 23% इंडिया का है। और अभी हम पेपॉल और दीगर फैसिलिटीज़ के बगैर 13% पे हैं। एग्जैक्टली। जब पेपॉल आ जाएगा तो मैं ये समझता हूँ ये हम इंडिया के करीब आ जाएंगे, बूस्टर होगा हमारे लिए, नो डाउट। वो एक अलग बात है कि जी फ़ायदा किसको, हमारे मुल्क को कितना फ़ायदा नुकसान, लेकिन मुल्क को फ़ायदा भी होगा, रेमिटेंस भी आपकी बढ़ेगी, आपका रिजर्व भी बढ़ेगा और जो बात है बाहर पैसे रोकने की वो एक अलग बात है। सही। वो यूं कि पेपॉल्स के पैसे आएंगे वो तो डायरेक्ट पाकिस्तान में आएंगे। एक्चुअली लोग पाकिस्तान में जो ओवर रेगुलेटेड है कानून, ज़्यादा कवानीन की वजह से पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज लाने में रिलेक्टेंट है। ये तो एक बड़ा इशू है। ठीक है, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल उसमें ज़फ़र साहब वो देता हूँ कि इस वक्त एक ऐसे ही फ्रीलांस का काम करने वाले यूट्यूब के कुछ लोग हैं, उनसे जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि हमारे हर महीने बैंक में 5 से 6 हज़ार डॉलर रुपए आ रहे हैं। तो बैंक ने पहले तो ये पूछा जी आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हमने समझाया, उन्होंने कहा जी कि इसकी कोई चीज़ दें। हमने कहा भाई ये यूट्यूब से ज़रिए आ रहा है, ये मेल है। उनको समझाने में बड़ा टाइम लगा। देन कहते हैं हमारा ये मामला था, हम जब उनसे ये कह रहे हैं कि हमें कर्ज चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, कहते आपकी कोई चीज़ नहीं है। मतलब कहते हर महीने पिछले 2.5 साल से 4 से लेके 6 हज़ार डॉलर के दरमियान पैसे भी आ रहे हैं, बैंक को भी मालूम है, वो कहते सिस्टम में मौजूद नहीं। जो आप अभी बात कर रहे थे ओवर रेगुलेटेड, ओवर बात यह है तो एक बंदा बैंक के जरिए पैसे बाहर से आ रहे हैं और उसको बैंक जो है वो न कार्ड दे रहा है न कर्ज दे रहा है, वो इसमें रेगुलेटेड है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिर क्या। देखिए 5,000 डॉलर का मकसद है ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन रुपए की उसकी इनकम है। और पाकिस्तान में एक नॉर्मल नौजवान की तो इनकम इस तरह सोची भी नहीं जा सकती, वो तो थाउजेंड्स में होती है। Exactly. और जबकि बैंक यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड या दूसरी फैसिलिटी देते हैं वो बिलो 100,000 वाले को देते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब ये देखने वाली बात है कि 1.5 मिलियन कितने लोग कमाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है। वो अगर आप कैटेगराइज करें तो वो 10 to 15 या 20% लोगों में आ जाएगा। बिल्कुल। वो और यंगस्टर्स में तो बहुत ही कम हो। बहुत बड़ी बात है। बात ये बैंक देना चाहता है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ओवर रेगुलेशन, उसके लिए भी इदारे इतने सारे जो इस चीज़ को, जो फाइनेंस के मामलात को देख रहे हैं, जो उनको नहीं देखना चाहिए। तो हर तरफ तो ये एक मज़ीद हमारा जो बिज़नेस ख़राब हो रहा है वो भी एक वजह ये है कि और इदारे अपना काम नहीं करते तो मजबूरी में आप हमारे आर्मी चीफ और उनकी टीम को आगे आना पड़ा। बहालत मजबूरी वो खुशी से नहीं आए। तो जब इदारों ने अपना काम नहीं किया, उनके आने के बाद आप देखेंगे चेंज आया है कि आपकी करेंसी स्मगलिंग ख़त्म हुई, गुड्स की स्मगलिंग ख़त्म हुई, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हुई, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग ख़त्म हुई। आपका स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चला गया, वहाँ पे भी स्टॉक एक्सचेंज में भी जो था ना मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन थी। अब आप देखिए स्मूथ है, स्मूथ ही होना चाहिए ना बिजनेस, या तो डाउनवर्ड ट्रेंड हो या अपवर्ड ट्रेंड हो। ये जो सीसा बना दिया गया, या पिछले दिनों फाइनेंशियल जो आपके यहाँ टेररिज्म हुआ है उसमें बैंक्स भी शामिल हैं, मार्केट प्लेयर्स भी शामिल हैं, तो हमको इस चीज़ को भी देखना है। पेपॉल नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है और उसको जितने भी इंटरनेशनल हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं पेपॉल के अलावा भी, दीगर जो मार्केटिंग है वो भी उनको भी पाकिस्तान लाना चाहिए। बिल्कुल। और उनको मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट करके उनके पीछे लग के लाना चाहिए, जैसे इंडिया करता है। ख़ास तौर पे जो आपका वहाँ देखें उनके यहाँ पिंक सिटी है
और वो दुनिया में जो आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट से टोटल एक्सपोर्ट से उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जी आप ठीक है। और एक मैं बात करना चाहूँगा इस मौके से फ़ायदा उठाना, जो बांग्लादेश ने गारमेंट्स एक्सपोर्ट में चाइना को पीछे छोड़ दिया, जबकि ना उसके पास कॉटन है ना कुछ है, हर चीज़ वो इंपोर्ट करता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा ओवर रेगुलेशन और बैड इंटेंशन, बस इन चीज़ों का खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र फराचा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे जनाब। और यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए बढ़ना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मज़ीद बात होगी। हमारे साथ रहिए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, और जैसे मौसम तब्दील होता है तो उसके लिए भी सेहत, बच्चों की सेहत, नौजवानों की, बूढ़ों की सेहत, हर वक्त सेहत के हवाले से मामलात होते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जनाब। और पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ पे आ गए हैं, इंसुलिन तक भी कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है? कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो इतनी ख़राब हैं? डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम तो पहले वो कहा करते थे 40-50 के बाद किसी को शुगर हो गई है, जी ये बात हुआ करती थी। अब छोटे छोटे बच्चों में ये केस क्यों? देखिए कि बहुत तेज़ मीठे और नमकीन मशरूबात का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, लाइक जैसे स्कूल या कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं तो आप अगर उनको कोई पानी वगैरह बना के दे रहे हैं तो वो इतना ना करें कि बहुत हाईली स्वीटेंड हो जाए। जैसे ये लाल मशरूब का बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बच्चों की जो है उनको मना तो बार बार किया जाता है कि आपने बोतल नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी किसी शादी ब्याह पे, दावत पे, किसी जगह पे। पर बात है कि वो फिर भी छुप के या कहीं किसी तरह से वो अगर कंज्यूम करते हैं और उसकी ओवर कंजप्शन हो जाती है, जिसको एनर्जी ड्रिंक बोला जाता है और बच्चे ले लेते हैं, अच्छा वो चीज़ भी डायबिटीज़ मतलब। और दूसरी बात है सेकंड नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जो बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ और बहुत ज़्यादा जो बाहर की जो तली हुई अशिया हैं, फास्ट फूड है, जो वाइट ब्रेड्स हैं उसमें, लाइक वाइट ब्रेड्स आर नॉट हेल्दी। देखिए आप अगर 15 दिन में एक दफ़ा ले रहे हैं दैट्स फाइन, 15 दिन में एक दफ़ा ऐसा खाना खाना ठीक है, पर आप ये नहीं कि आप डेली जो है वो आप इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं। मतलब 15 दिन में आप अम्मा अब्बा की बचत भी करवा रहे हैं और अपनी सेहत भी बचा रहे हैं। सेहत तो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। और अच्छा जैसे आपको पता है हम लोग को बचपन में ये बताया जाता था पॉपॉय द सेलर मैन, साथ में स्पिनिच लेके उसका एक बाइसेप्स बन जाए। अब कॉन्सेप्ट ये कि आप एप्पल के साथ आयरन का कॉन्सेप्ट दें, स्पिनिच के साथ आयरन का कॉन्सेप्ट दें, आप बोन्स कैल्शियम है उसके साथ आप मिल्क का। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसे कि जो मार्केटिंग रूल्स हैं वो भी इस तरह से ठीक नहीं कि जो मतलब वो चीज़ें जो जिस्म के लिए बहुत अनहेल्दी हैं, मुज़र सेहत हैं, उसका रुझान बच्चों का ज़्यादा हो जाता है। वो बहुत मतलब दे आर लाइक दिस के वी आर वेरी कंफर्टेबल टू टेक दिस फूड, मतलब कहीं ड्राइव थ्रू से ले लिया, ऑनलाइन खुद ही मंगवा लिया या समथिंग। तो दिस इज़ नॉट द हेल्दी प्रैक्टिस। और बच्चों को स्पेशली मदर्स जो हैं वो नेशनल बिल्डर्स होती हैं और बच्चे जो हैं वो हमारी फ्यूचर है कौम का। तो आपकी हेल्थ, कोग्निटिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी तो वी कैन, अगर हम मतलब फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो माशरा कामयाब भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद 1 लाख बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़, तो ये सिर्फ हैबिट है या इस पे कोई जेनेटिक भी इशू हो जाता है? कुछ माएँ प्रेगनेंसी के दौरान होती तो कहती जी बच्चे में भी उसके असरात आ जाते हैं। देखिए प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन मतलब लाइक 2000 to 2500 कैलोरीज आप ले सकते हैं, पर अगर आप ये सोचें कि अच्छा वज़न तो 10 से 11 किलो बढ़ना चाहिए और बढ़ आपका 15 से 18 किलो गया है, और आपको जो डायबिटीज़ जिन फीमेल्स को होती है उसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है, जो सर्टन पीरियड के लिए होती है और बाद में वो ख़त्म भी हो जाती है। मतलब इस टाइम जो भी ऐसी ख़वातीन हैं दोज़ हू आर इनटू दिस, तो इसमें कोई बड़ी बात ही, पर वन मस्ट बी वेरी कंट्रोल्ड फूड, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, कंट्रोल ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग ऑन टाइम। नहीं मैं कह रहा हूँ वो जो बच्चे पैदा होते क्या उनमें भी तो ये नहीं हो जाता? नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं होता। देखिए बेबी जो होता है वो सिर्फ अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर रहा होता है विद द मदर्स मिल्क। तो बच्चे का उस टाइम ऐसा मतलब इट्स अ वेरी न्यू बॉर्न बेबी और उसका इम्यूनिटी और हर चीज डेवलप हो रही है, ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे हैं, हैबिट्स हैं जिसकी वजह से बच्चों को, स्पेशली जब 4-5 साल का बच्चा होता है जब उसको थोड़ा होश आता
जाता है और वो थोड़ा उन चीज़ों से निकलता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो रुझान है ना, यही जो हमने बात की मतलब कार्बोनेटेड बेवरेजेस हो गए जिसमें बोतलें आ जाती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, रंगों वाले मशरूबात आ गए सेकंड नंबर पे, घोल घोल के सिर्फ बहुत मीठा मीठा दिए जाना, वो भी। फिर आप जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट दें, लाइक ये ना करें कि आपने डब्बे वाला जूस रख दिया, डब्बे वाला दूध रख दिया और कहा हाँ हम सब चीज़ें दी थी और हर चीज़ एक एक आपने, मतलब देखिए जब चीज़ आप कमर्शियल डेवलप करेंगे रिजल्ट भी कमर्शियल होगा। जब आप हाथ से जो माँ बना के देती है उसमें बहुत मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होती है, इधर इट्स ब्रेड और पराठा और समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इस वक्त मुश्किलात भी बहुत है ना माँ बाप को कि वो इतना कमर्शियल, इतना ग्लैमराइज करके चीज़ें टीवी पे दिखा रहे होते हैं, बच्चों का होता है कि ये खाया जाए। अच्छा, वो आजकल ये तो आप बात कर रहे थे कि फ़ास्ट फूड में उन चीज़ों में, लेकिन डॉक्टर साहब हमने ये देखा कि अब 10 से 20-25 रुपए में एक कोई चिप्स के पैकेट आ रहा है, वो भी बच्चे खा रहे हैं, मार्शमैलोज खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, केक्स खा रहे हैं, ये सारा दिन, और इतनी वैरायटी हो गई है इस वक्त खाने के। तो ये बच्चों को किस तरह से ये भी इफेक्ट वैसे ही कर रहा है? देखिए, जिस भी चीज़ में प्रिजर्वेटिव्स और उसके अलावा कलरेंट्स, फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं और उसको काफ़ी देर के लिए स्टोरेज उसकी टेक्निक बढ़ाई जाती है, तो वो इंसान की कॉग्निटिव यानी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा। अब बच्चे देखिए पढ़ने वाले सिचुएशन है, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ तरगीब दें, डिफरेंट शेप्स और कलर्स में उनको फूड दें, ट्राई टू गिव फूड उनको। अच्छा, फिर ये कि जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज और डिफरेंट इंटॉलरेंसेस हैं, वो तब जनरेट होती हैं जब आप बच्चे मतलब वो अपनी प्लेट में से गाजर और मटर निकाल देते हैं और बाकी चीज़ें खा रहे हैं, सिर्फ फ्राइज़ ले रहा है या कोई ना कोई एक बोटी ले ली और साथ को इस तरह। तो जब तक आप उसको बचपन से फर्स्ट 10 ईयर्स में बैलेंस डाइट, मतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत एक बच्चे को नहीं बताते, तो वो नेक्स्ट 50 इयर्स में उसकी सेट नहीं हो पाती। मतलब कोई इंसान काबू नहीं आते हैं बच्चे, वो तो काबू ही नहीं आते, 5-5 साल 4-4 साल के बच्चे काबू नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मतलब ठीक है आप जिद, क्योंकि माँ बाप के साथ लाड करता है इंसान और हर चीज़ होती है, दैट्स फाइन, पर एज फॉर द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 1 मिल्क एंड डेयरी कंजप्शन इन द ब्रेकफास्ट। और ये नहीं कि आपने उसको बस ब्रेकफास्ट दिया और वो जाके 11-12 o'clock पे करा, आप एक दफ़ा से सुबह ब्रेकफास्ट करवाएं। और जिस टाइम जितने स्कूल लंच प्रोग्राम्स हैं या जो मैं कम्युनिटी न्यूट्रिशनल आपको पता है अक्सर लेक्चर्स वगैरह देती हूँ, तो वहाँ पे अक्सर चेक वगैरह भी कर लेती हूँ कि अच्छा क्या है, तो उसमें बहुत हेल्दी। दूसरी बात है जो डब्बे वाला जूस है ना, वो ये ना मत करें कि यहाँ से पकड़ा और उसमें रखा और दे दिया, क्योंकि बच्चों को तो आपने माइनस कर देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब देखिए ये चीज़ें बनाई गई ट्रैवल के लिए, आप सफ़र में हो, आपका बहुत लंबा लॉन्ग ट्रैवल एंड यू आर टेकिंग जस्ट, उसमें भी कई लोग इतने हेल्दी हैं कि तब भी कार्बोहाइड्रेट, मतलब आप मेरी काफ़ी ट्रैवलिंग है तो मैं अक्सर आई हैव सीन इन फ्लाइट्स के लोग कार्बोनेटेड ज़्यादा लेते हैं, पानी पीने वाला सिर्फ 1% ही बंदा है। अच्छा, आपको डायबिटीज़ भी, आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, आपको हाइपरलिपिडेमिया, आपको स्ट्रेस भी है, आपको सारा कुछ है, पर आप यूर स्टिल यू नो मुझे ये कोई ब्लैक या वो जो फिर वाइट कार्बोनेटेड है मुझे वो चाहिए। तो आप अपना फ्यूचर और अपनी हेल्थ और अपनी सेहत इंटरनली नहीं देखते। हालांकि मैं आपको बताऊं, उसमें उस वक्त सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे बाय रोड हैं या आप फ्लाई कर रहे हैं, उस वक्त ये इन चीज़ों के से दूर होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी वक्त बीमार हो सकते हैं। पानी की तरफ जाना चाहिए। इन आप ट्रैवलिंग में जितना थोड़ा खाते हैं और जितना हेल्दी रहते हैं उतना अच्छा होता है। अच्छा, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा होता है कि माँ बाप खुद ले रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो बच्चों को जब रोक रहे हैं तो बच्चे नहीं रोकेंगे। देखिए, बच्चे साइलेंट ऑब्जर्वर हैं। आप जैसे आप हैं और आप कोई भी चीज़ करते हैं और आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, तो 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, किसी टाइम दे विल अडॉप्ट योर हैबिट एंड यू वर सबकॉन्शियसली कि व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि वो आप उनके लिए एक क्या कहते हैं, यू आर लाइक अ क्रिज्मेटिक फिगर फॉर द पर्सन अपने बच्चों के लिए। तो आपने ज़िंदगी में जो भी एक्टिविटी करनी होती है, आप बच्चों को एज अ एग्जाम्पलरी पर्सन होते हैं उनके लिए, तो वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं, पहले टाइप 1 में आप बात करें तो ये बच्चों खुदा न खास्ता कोई मेडिसिन्स, इंसुलिन इस जगह तक पहुंच जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? देखिए कि जो बड़े लोग हैं या बच्चे हैं, दालचीनी जो है ना, सिनेमम इज़ वेरी गुड। आप निहार मुंह बिफोर ब्रेकफास्ट, एम्प्टी स्टमक, आप जब अपना बात वगैरह यूज़ करते हैं उसके 15 मिनट के बाद आप नीम गर्म मतलब एक स्टिक जो होती है सिनेमम की, या अगर आप स्टिक नहीं ले रहे तो ½ टीस्पून ले लें। उसका कहवा इंसुलिन रेगुलेशन, ग्लूकोज इंसुलिन रेगुलेशन बहुत अच्छी करता है। अच्छा। सेकेंडली, अगर आपने 12 साल का बच्चा है और वो बहुत मतलब उसकी हाइट भी कम है और वो बहुत ओबीज भी हो गया, और ओबेसिटी प्लस डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी, पहले ओबेसिटी होती है फिर डायबिटीज़ होती है। इट्स लाइक कि बच्चा हेल्दी नहीं है, इट्स कि वो इससे भी नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता है, तो उसको
कंट्रोलिंग फैक्टर में नंबर 1 ये आता है कि आपकी इन्वायरमेंटल आपका प्रेशर स्ट्रेस उसको भी मॉनिटर किया जाए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। सेकेंडली जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं बच्चे की वो देखी जाए। फिर जो उसके स्लीप आवर्स हैं, क्योंकि स्लीप प्लस ग्लाइकोजन ग्लूकोज और जो आपका ग्लूकोज इंटॉलरेंस लेवल है उसके साथ बैलेंस जाता है। तो जो इंसान के स्लीप का टाइम भी ठीक नहीं तब भी आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो रहा है आपकी। और जो बड़े हैं वो दे शुड क्विट स्मोकिंग एज वेल। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आता है, क्योंकि अगर आप कोई बुरी चीज़ें करते हैं और आप इवन बच्चे इंसुलिन भी ले रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो जब तक वो अपने वाइट को ब्राउन्स के साथ यानी पोर्शन साइज कंट्रोल और लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड लाइक टू से दैट जैसे एवोकेडो हो गया या लेस स्वीटेंड फ्रूट्स हो गए यानी हल्के मीठे फल हो गए। देखिए अब सीज़न में अभी भी जैसे हमारे पास माल्टा, मौसमी, चकोतरा और इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं, पर उसमें से कुछ लेस स्वीटेंड जो है लाइक केला हो गया, सेब हो गया, बनाना, एप्पल, इस तरह की जो चीज़ें हैं दैट्स मच रिकमेंडेड फॉर द पर्सन हु हैज़ द डायबिटीज़ और बॉर्डर लाइन। दूसरा HbA1 6.1 और समथिंग, मतलब इतना होना चाहिए। अगर वो 8 है या फिर वो 7 भी है तो यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस इन एवरीथिंग एंड कीप चेकिंग ऑन योर फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग कंडीशन। कि कई दफ़ा लोग होते हैं उनको स्मॉल यूरिनेशन होती है या उसके अलावा मुंह सूखने लग जाता है या कहीं ना कहीं पेन होती है, तो इट्स अर्ली साइन ऑफ डायबिटीज़। यू शुड मॉनिटर एंड चेक योर सेल्फ। देखिए पर्सनल एवेल्यूएशन नंबर 1। ऐसे नहीं, बच्चों को कैसे मॉनिटर किया बच्चों को बच्चे बताते हैं कि हमारी लेग्स में पेन है और बहुत ड्राइनेस हो रही है और दे आस्किंग फॉर वाटर एवरी टाइम। पानी आपसे कहेंगे कि पानी चाहिए और देखिए उसमें और आप बार बार वॉशरूम का जाना, मतलब ये हर चीज़ के स्मॉल और अच्छा लेटरली आप इसको ट्रीट नहीं करते तो रेटिनोपैथी यानी आइज़ का प्रॉब्लम, नेफ्रोपैथी किडनी का प्रॉब्लम, इससे सारी मतलब आवर बॉडी इज़ इंटरलिंक्ड लाइक दिस। और अगर एक चीज़ भी डिस्टर्ब होती है स्पेशली जो मतलब मेल्स और फीमेल्स के लिए ग्रोइंग पीरियड में भी अच्छा डायबिटीज़ को रोकने का एक तरीका ये भी है कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर ले। लाइक 30 मिनट्स यू हैव टू गो फॉर द वॉक और डू सम हेल्दी एक्टिविटी लाइक टेबल टेनिस और ये वो वॉक समथिंग जॉगिंग, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो जो चाहे वो बड़े भी लोग हमें भी सुन रहे होंगे तो एक तो आपने सुबह के टाइम आपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ज़रूर लेने हैं। सही। अगर चिकन या आप नॉर्मल लोग तो आपको पता है चपाती या कोई का सालन भी ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ग्रेवी वगैरह ले ली। आप एग्स लें, एग वाइट का यूज़ करें, साथ में आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करें 1 पीस, फिर एलमंड्स, नट्स और फिर ये जो चिया सीड्स, ब्लैक क्यूमिन सीड, उसके अलावा मतलब जो कलवंजी है, मतलब ये सब चीज़ों का एक महलूल तैयार कर इकट्ठा कर लें इसको। मेलन सीड्स उसको 1 चम्मच तकरीबन दही में आप लेके जरूर लें कि एसेंशियल फैट्स हैं और वो ये बड़ों के लिए आपके, ये बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी है। दैट्स फाइन। बच्चे तो उन सारे सीड्स ऐसे भाग रहे होते हैं। नहीं देखिए उनको आप किसी ना किसी दूध में आप ऐड करके दे दीजिए, मिल्क में दे दें उनको, फिर आप योगर्ट में दे सकते हैं, आप उनको पॉरेज में दे सकते हैं। दलिया जो होता है जौ का दलिया हो जाए, गंदम का, देखिए गंदम का दलिया इज़ वेरी हेल्दी फॉर द किड्स। पर ये कि रिकमेंडेड थोड़ा सा मतलब क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो डायबिटिक्स के लिए नहीं है, पर नॉर्मली आप उनको किसी ना किसी चीज़ में मिक्स करके बिल्कुल खिला सकते हैं। सही, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है। ये और भी आपसे बातें करते हैं डॉक्टर साहब, आप साथ रहिएगा। उनसा शाह ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, तो उनसा से भी हम कुछ बात कर लेते हैं कि ग़िज़ा के साथ साथ आपके सितारे क्या कह रहे हैं, इस बारे में जानना भी बड़ा ज़रूरी है। उनसा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, बस फर्स्ट क्लास। तो उनसा आज हम कुछ बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो आजकल बहुत उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बड़ी ख़राब हैं और पाकिस्तान में 1 लाख बच्चे हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं सिर्फ ये उल्टा पुल्टा खाने से। तो उसके साथ साथ फिर अब बड़े चाह रहे हैं कि उनके सितारों का अहवाल जाना जाए, क्योंकि आपके कार्ड्स नहीं थे हमारे पास और आज आप कार्ड समेत हमारे साथ हैं, तो कुछ बताइए। जी, आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज से स्टार्ट करते हैं। आने वाला हफ्ता एरीज बुर्ज हुमल के लिए बड़ा अच्छा, शादियों का भी मुझे काफ़ी एरीज वालों के अच्छे चांसेस हैं कि उनकी ज़िंदगी में आ सकता है। पैसों के हवाले से खर्चा बढ़ जाएगा एरीज वालों का। ट्रैवलिंग भी मुझे इस हफ्ते एरीज वालों की नज़र आ रही है, कोई उनको प्रपोज कर सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है। टॉरस की बात करें तो टॉरस वाले थोड़ी परेशानी मुझे नज़र आ रही है। दूसरों की मामलात में इंटरफेयर नहीं करें, अपने काम से काम रखें टॉरस वाले। और टॉरस वाले जो है इस हफ्ते काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे, काफ़ी भाग दौड़ नज़र आ रही है, सफ़र भी हो सकता है। काम के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, फैमिली के हवाले से भी जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं टॉरस।
जेमिनाई की बात करते हैं, जेमिनाई वालों का ट्रैवलिंग है एक तो, और दूसरा शादी भी मुझे सिचुएशन बन सकती है शादी के हवाले से। और हैप्पीनेस का कार्ड है जेमिनाई के लिए, तो ये हफ्ता उनके लिए बहुत खुशियां लेकर आएगा। कोई उनकी विश है, कोई दुआ है, वो भी इंशाल्लाह पूरी होगी। ये जेमिनाई की जो आप कह रहे हैं कि शादी की भी खबर हो सकती है, तो दूसरी तीसरी शादी की भी खबरें हो सकती है जेमिनाई की? जी, दूसरी तीसरी शादी की भी खबर हो सकती है, या फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, उसमें शिरकत कर सकते हैं। वो तो खर्चे वाली बातें कर रही हैं आप। खर्चा तो जाहिर है हो गई होगा, अपनी शादी हो या किसी और की शादी हो, खर्चा तो बढ़ेगा। अच्छा, अब कैंसर की बात करते हैं, और कैंसर वालों के लिए बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ का कार्ड है। यानी कि अगर आपके कामों में इस हफ्ते थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं, फाइनेंशियली या फिर रिलेशनशिप में या बिजनेस में या जॉब के हवाले से, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है। अच्छा। और अगर छोटी मोटी रुकावटें आती हैं, डिलेज आते हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी कोशिश करते रहें, अपने काम में फोकस रखें, तो इंशाल्लाह देखिएगा कैंसर के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कैंसर के बाद है लियो वालों के लिए भी ट्रैवल नजर आ रहा है, सफर के मामलात हो सकते हैं, कोई ऐसा काम हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई काम जहां से बैरून मुल्क से उनका काफी मुझे ताल्लुक नजर आ रहा है, या जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, लियो वालों के लिए अच्छा टाइम है। कम्युनिकेशन, लोगों के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स हो सकती हैं, प्रपोजल आ सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नजर आ रहे हैं। अब वर्गो वालों के लिए रोमांटिक वीक रहेगा, शादी के भी चांसेस हैं, और उसके साथ साथ जो है वो ये रिलेशनशिप, लव लाइफ के हवाले से वर्गो वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। खर्चे में इजाफा होगा, अब ये बिजनेस में खर्चा हो सकता है, फैमिली की तरफ खर्चा हो सकता है, सेहत का भी वर्गो वालों को ख्याल रखना चाहिए। लिब्रा की बात करते हैं, लिब्रा के मामला थोड़े स्लो होंगे, कारोबार बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से। अच्छा। और स्कॉर्पियो वाले थोड़ा सा चीजों में स्टक रहेंगे, ये हफ्ता थोड़ा सा उनकी मामलात जो है वो उनके मुताबिक चलते हुए नजर नहीं आ रहे, कोई भी काम जो है वो डिले हो सकता है, स्टक हो सकता है। सोच समझकर इस हफ्ते स्कॉर्पियंस पैसा अगर कहीं लगाते हैं या किसी को पैसा देते हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि पैसा कहीं फंस भी सकता है उनका। इससे ऐसे ही अगर किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में है, तो देखें कि क्या वो शख्स जो है वो सिंसियर है भी या नहीं है, मामलात उनके फेवर में जाएंगे या नहीं। सेजिटेरियस वालों के पास पैसा आ सकता है, ये हफ्ता सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत मसरूफ रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा, हर काम उनका अच्छे तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनको मुनाफा भी होगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए थोड़ा सा पास्ट को वो बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट में कुछ कहीं पैसे लगाए थे, कोई कारोबार किया था, उनको लॉस हुआ था, तो अभी तक उनके माइंड में है, और बहुत केयरफुल कैप्रिकॉर्न हुआ है कि आगे मामलात बहुत सोच समझ कर लेने हैं। ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए खर्चे का हफ्ता भी हम इसको कह सकते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप में इस हफ्ते एक हैप्पीनेस नजर आ रही है, घर में टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्वेरियस वालों के लिए डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ कोई उनका दिल तोड़ सकता है, हर्ट हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत में इनको धोखा मिल सकता है। इसी तरीके से पैसा भी अगर कहीं लगा रहे हैं, कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ के करें, पार्टनरशिप में भी उनको धोखा मिल सकता है। पाइसेस के लिए जो है वो गुड न्यूज आ सकती है, काफी खवातीन पाइसेस कंसीव कर सकती हैं, और बच्चों को थोड़ा तवज्जो दीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और खुशखबरी कोई मिल सकती है, जॉब के हवाले से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, या रिलेशनशिप के हवाले से भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये जनाब, अब जैसे आपने पाइसेस स्पेंड किए कि बच्चों के साथ भी आप टाइम स्पेंड करें, तो हम तो आज बच्चों की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ पाइसेस के लिए नहीं, वो पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे दुनिया के लिए, लोगों के लिए है कि जो इस वक्त बच्चों का ख्याल करें, क्योंकि जो नंबर है 1 लाख, ये बहुत ज़्यादा है बच्चों में टाइप 1। तो डॉक्टर साहब, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, छोटे बच्चों को हम देखते हैं जैसे वो ठोस ग़िज़ा पे आते हैं, माएँ चीनी मिक्स कर के वो चीज़ें बना के उनको खिला रहे हैं, हलवे खिला रहे हैं, ब्रेड बनाया जा रहा है, एग्जैक्टली सूजी के हलवे में चीनी, और वो फ्रेंच टोस्ट बना के उसमें वो चीनी,
ये क्या करना चाहिए? कितनी एज के बच्चे को ये मीठा स्टार्ट किया? इंट्रोड्यूस टू द सॉलिड फूड्स वीनिंग प्रैक्टिस वैसे 6 मंथ्स में स्टार्ट होती है। वो तो आप थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड देते हैं, लाइक मैश पोटैटो, मैश बनाना, इस तरह की चीज़ें। लेटरली आफ्टर 2 years और 3 years तो मदर को ऐसा फील होने लगता है, क्योंकि हाइट बड़ी होती है, उसका ऐसा फील होता है कि शायद ये वीक है और उसको लगता है कि नहीं, इसको न्यूट्रिशन चाहिए और उसको हम अपने तरीके से नॉरिश करेंगे। और वो थोड़ा ओवर नॉरिश्ड हो जाता है, ओवर कैलोरिक होता है, क्योंकि आप जितनी अपने स्टमक को आदत डालते हैं वैसे ही स्टमक आपका रिएक्ट करता है। लेकिन बच्चों को ख्याल वैसे रखना है कि जैसे वो उसको आप स्टार्ट में रख रहे थे। बिल्कुल। वक्त की कमी है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे मुफीद मशवरे आपके थे, आपका बहुत शुक्रिया। उनसा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने आज लोगों को बताया हर उसको। और जनाब मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आज का दिन अच्छा गुजरेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।